नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 31 है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत सिंधु अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। सिंधु अपवाह तंत्र के अंतर्गत पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में व पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत से निकलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदी जो कि सिंधु में मिलती हैं, पंचनद, पिछली क्लास में हम लोगों ने पंचनद के बारे में देखा था। आज हम लोग सिंधु नदी की पंचनद के अलावा और जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी सहायक नदियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियों के अलावा और जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहले ही देखते हैं गिलगित नदी। देखिए, गिलगित नदी को ही हम कहते हैं जिगर नदी। गिलगित नदी का जो दूसरा नाम है वो है जिगर नदी। तो देखिए, इस नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हैं, उसको हम लेके चलेंगे। देखिए, अभी हम इस नदी को मैप के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये नदी यहाँ से सिंधु नदी बहती है उत्तर पश्चिम की ओर। देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि सिंधु नदी का जो फ्लो है। देखिए, अब अगर हम देखें इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप है, ये जम्मू कश्मीर है, ये वह कश्मीर है जो कि पाकिस्तान अपनी ओर अधिकृत किए हुए हैं, और ये है चाइना वाला। तो ये है POK, ये POK एरिया है जहां पर पाकिस्तान अधिकृत किए हुए है हमारे कश्मीर को। इसी एरिया से निकलती है गिलगित नदी। तो मुख्य रूप से गिलगित नदी का जो उद्गम स्थान है वो POK से ही है। मुख्य रूप से जो गिलगित नदी फ्लो करती है, जो अफवाह बनाती है, वह भी भारत अधिकृत कश्मीर POK में ही बनाती है। तो अब देखिए, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, पहला है गिलगित नदी का जो उद्गम स्थान है वो है सादुर लेक। तो गिलगित नदी सादुर लेक से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु नदी कि यह एक प्रमुख सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो गिलगित नदी। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, ऑप्शन में से 4 आते हैं, जिसमें से अगर झेलम आ जाता है, चेनाब आ जाता है, गिलगित आ जाता है, यमुना आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गिलगित एक सहायक नदी है सिंधु की। तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि ये 3 सही है। ये चौथी जो यमुना नदी है यह गंगा की सहायक नदी है। तो आपको याद होना चाहिए कि गिलगित नदी एक सहायक नदी किसकी? सिंधु की। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं गिलगित नदी पाक अधिकृत कश्मीर में बहती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि पाक अधिकृत कश्मीर में यह बहती है। पाक अधिकृत कश्मीर में यह नदी बहती है, गिलगित नदी। तो अभी हमने गिलगित नदी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखा है। चलिए अब हम देखते हैं सिंधु नदी की दूसरी सहायक नदी श्योक नदी। भारत से निकलने वाली 5 महत्वपूर्ण सहायक नदी जो कि पंचनद बन करके मिठानकोट में पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिलती हैं। उन 5 नदियों के अलावा छठवीं सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वह है श्योक नदी। तो अभी हम श्योक नदी के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। जितनी इंपॉर्टेंट नदी यह सिंधु की सहायक नदी है, उतनी ही यह इंपॉर्टेंट नदी है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, श्योक नदी सिंधु के उत्तर में बह करके दाईं ओर मिलती है। श्योक नदी जो है वह सिंधु नदी के उत्तर में बहती है। सिंधु नदी के उत्तर में बहती है। देखिए, जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ज्योग्राफी का स्पेशली, तो मैप हम जितना यूज करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें ये समझ में आएगी। देखिए, ये है सिंधु नदी और ये है देखिए श्योक नदी। ये है श्योक नदी। तो श्योक नदी इसके उत्तर में बहती है। अब देखते हैं देखिए, श्योक नदी सिंधु के उत्तर में बहकर के दाईं ओर मिलती है। दाईं ओर मिलती है, राइट हैंड की तरफ से मिलती है क्योंकि उत्तर से आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं श्योक नदी का जो उद्गम स्थान है वो रीमो ग्लेशियर है, जो सियाचिन ग्लेशियर का एक हिस्सा माना जाता है। देखिए, 2 ग्लेशियर है, एक है रीमो ग्लेशियर, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। एक है रीमो ग्लेशियर और दूसरा है हेमो ग्लेशियर।
तो हेमू ग्लेशियर को हम जब गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे हम कि हेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो याद होना चाहिए आपको कि जो श्योक नदी है वो कौन सी ग्लेशियर से निकलती है, रीमू ग्लेशियर से, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पास पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, श्योक नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तर में सिंधु नदी के समानांतर बहती है। जो श्योक नदी है वो लद्दाख श्रेणी के उत्तर में सिंधु नदी के समानांतर बहती है, और समानांतर बहती है जैसे ही यह काराकोरम को काटती है और सीधी यह मिलती है किसमें, सिंधु नदी में। नेक्स्ट देखते हैं, नुब्रा नदी श्योक की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसे काराकोरम यारकांडी क्षेत्रों में देखा जाता है। देखिए श्योक नदी प्रमुख सहायक नदी है सिंधु नदी की, और श्योक नदी की ही एक प्रमुख सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं नुब्रा नदी। नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, श्योक नदी की। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसे मृत्यु की नदी भी कहते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि इस श्योक नदी को मृत्यु की नदी क्यों कहते हैं। पूरे विश्व में एक ही नदी है जिसको हम मृत्यु की नदी के नाम से बुलाते हैं, और वो भी इंडिया में है। तो अभी हम देखेंगे श्योक नदी को मृत्यु की नदी क्यों कहते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन काल में यारकुंड से लद्दाख तक के व्यापार श्योक नदी के माध्यम से ही होते हैं। आज से अगर हम कई सालों पहले जाते हैं तो जो प्राचीन काल था, उस प्राचीन काल में जो व्यापार होता था, उस व्यापार के लिए यह नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी, श्योक नदी, जिसमें यारकुंड से लद्दाख तक के लिए व्यापार होता है। चीन में जो जाते थे, जो व्यापार करते थे अरब से चीन वाले, तो इसी नदी के माध्यम से करते थे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जो श्योक नदी है, इस श्योक जो नदी है उसका जो अर्थ है वो होता है मृत्यु की नदी, वो होता है मृत्यु की नदी। जो मृत्यु की नदी वो किस भाषा में है, उर्गुर भाषा में है। उर्गुर भाषा में ही श्योक नदी को कहते हैं मृत्यु की नदी। जो श्योक नदी किसके कौन से भाषा से हुआ है, उर्गुर भाषा से है, उसका अर्थ है मृत्यु की नदी। ये उर्गुर जो भाषा है वो है मध्य एशियाई भाषा से लिया गया है। मध्य एशियाई भाषा है उर्गुर भाषा, जो कि तुर्की भाषा परिवार का एक हिस्सा माना जाता है। तो ये शब्दों के माध्यम से हमने बताया है श्योक नदी को मृत्यु की नदी क्यों कहते हैं। अब हम समझते हैं श्योक नदी को असलियत में मृत्यु की नदी क्यों कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने पिछली क्लासेस में कुछ पढ़ा था कि 3 महत्वपूर्ण पाई जाती हैं श्रेणियां। ये 3 महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रेणियां हैं ये बहुत ही ऊंचाई पर पाई जाती हैं, बहुत ही ऊंची ऊंची हैं। जब ऊंचाई वाले जगहों से कोई नदी बहती है तो इसका जो फ्लो होता है बहुत ही तेज होता है। तो क्या होता है कि जो श्योक नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो बहुत ही ऊंचाई से होता है। जब ये 2 महत्वपूर्ण घाटियों से, 2 महत्वपूर्ण श्रेणियों से बहती है तो उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। जैसे ही मई के महीना आता है, अप्रैल मई का महीना आ जाता है, तो पानी जो होता है वो पिघलता है, ग्लेशियर पिघलते हैं। जब ग्लेशियर पिघलता है तो पानी की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फ्लो जो होता है बहुत तेज हो जाता है। तो यहाँ से अगर कोई आदमी गुजरता है तो वह अगर पानी अपवाह तंत्र में आ जाता है तो वह बह करके उसकी डेथ हो जाती है। आज के समय पर इस नदी को मृत्यु की नदी कहना सही नहीं है, क्योंकि अब इस नदी पर कई ब्रिज बनाए गए हैं। लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह इस नदी को पार करते हैं। प्राचीन काल में इस नदी में बहुत ही ज़्यादा लोगों की डेथ होती थी, इसलिए इस नदी को मृत्यु की नदी कहा जाता है। इस नदी से ही लद्दाख क्षेत्र में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जो मंगोल के और जो चीन के जो आक्रमणकारी आते थे वो इस नदी से पहले ही भाग जाया करते थे, क्योंकि इस नदी को पार करना बहुत ही कठिन था। तो लद्दाख नदी के लिए यह एक कवच बना हुआ था। कौन सी नदी? श्योक नदी। तो श्योक नदी को इसलिए मृत्यु की नदी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इसका जो फ्लो बहुत तेज है, यहाँ पर आदमी पार करना बहुत कठिन होता है, लोगों की बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेथ होती है। तो यह है इसका एक प्रमुख कारण। आइए अब हम चलते हैं एक नई नदी की, नुब्रा नदी। अभी हमने पढ़ा था नुब्रा नदी एक प्रमुख सहायक नदी है श्योक नदी की। तो देखिए, नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी श्योक नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। देखिए, ये है सिंधु नदी, ये है श्योक नदी और ये है छोटी सी नुब्रा नदी। देखिए, इसको हम थोड़ा सा जूम करके
देखिए ये है सिंधु नदी और ये आ रही है श्योक नदी, ये आ रही है श्योक नदी। देखिए ये श्योक नदी आती है और सिंधु में मिल जाती है। और ये है नुब्रा नदी जो कि यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, तो यहाँ से निकल करके ये श्योक नदी में अपना जल गिराती है, फिर श्योक नदी अपना सिंधु नदी में जल गिराती है। यही है नुब्रा नदी। देखिए आगे चलते हैं। जास्कर नदी, जैसा कि इसका नाम ही है जास्कर नदी, तो जास्कर एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पाई जाने वाली तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। सबसे ऊपर आती है काराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर। तो जास्कर पर्वत श्रेणी से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है जास्कर नदी। देखिए अब हम देखते हैं इसके बारे में। जास्कर नदी का जो उद्गम है वो लद्दाख हिमालय सीमा के सरचू के निकट से हुआ है। तो जास्कर नदी का जो उद्गम स्थान है वो जास्कर पर्वत श्रेणी पर ही सरचू के पास से ही हुआ है। तो सरचू के निकट से किस नदी का उद्गम हुआ है? जास्कर नदी का। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यह नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गाज का निर्माण करती है। तो गहरे, जब जो नदी पर्वत श्रेणियों से निकलेगी तो वहां पर वो है गार्ज बनाते हुई जाएगी। तो इस नदी के द्वारा जास्कर नदी पर कई महत्वपूर्ण गार्ज, गहरे गहरे गार्ज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह नदी नेमू के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। अगर क्वेश्चन आता है कि जास्कर नदी सिंधु नदी में कहां पर मिलती है, तो स्थान है नेमू या निम्मू, निम्मू या नेमू नामक स्थान पर जास्कर अपने जल को सिंधु नदी में गिरा देती है। देखिए आगे, ये सिंधु नदी है, ये है जास्कर। असलियत में जास्कर जो नदी है वह दो धाराओं से मिलकर बनी है। ये एक जास्कर नदी, एक दूसरी नदी है, दोनों नदी मिलकर के जास्कर नदी जो कि निम्मू नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यह सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहकर के सिंधु नदी में अपना जल गिराती है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने काबुल नदी के बारे में भी देखा था कि अटक में जाकर के काबुल नदी मिलती है, कई महत्वपूर्ण सहायक नदियों का अपना जल लेकर के अटक में गिराती है। अब हम देखेंगे केवल काबुल नदी के बारे में। पिछली क्लास में हमने एक चीज को गलत पढ़ा दिया था, उसको हम अभी बताते हैं। जो पामीर का पठार है उसको हम कहते हैं विश्व की छत। पामीर के पठार को हम कहते हैं विश्व की छत। पामीर के पठार के पश्चिम दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान में पाई जाती है। हमने पिछली क्लास में बताया था कि काबुल नदी का जो उद्गम स्थान है वह है सुलेमान पढ़ा दिया था। तो काबुल नदी का जो उद्गम स्थान है वो सुलेमान ना होकर वह है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। और सुलेमान जो पर्वत श्रेणी वो छोटी सी पर्वत श्रेणी है जो कि हिंदू कुश का ही एक हिस्सा माना जाता है जो कि पाकिस्तान में है। तो काबुल नदी का जो उद्गम स्थान है वो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से है जो कि अफगानिस्तान में पर्वत श्रेणी पाई जाती है। देखिए काबुल नदी हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से निकल करके अफगान व पाकिस्तान में बहती है। तो काबुल नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहां से है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से है। काबुल नदी की कुल लंबाई 700 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर है। अगर हम इसको देखें कि अफगानिस्तान में यह नदी 560 किलोमीटर बहती है, लगभग 560 किलोमीटर बहती है। पाकिस्तान में यह नदी लगभग 140 किलोमीटर बहती हुई अटक नामक स्थान पर अपने जल को कई महत्वपूर्ण सहायक नदियों का लेकर के सिंधु नदी में अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट देखते हैं स्वात नदी। देखिए पाकिस्तान में और भी कई महत्वपूर्ण नदी हैं, लेकिन हमने स्वात नदी को इसलिए लिया है क्योंकि स्वात नदी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए, वहां की प्रोडक्शन के लिए, वहां की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्लेस रखती है। देखिए स्वात नदी का पानी गेहूं व गन्ने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। स्वात नदी, जब कोई नदी बहती है तो उसके चारों तरफ एक कई किलोमीटर जो होता है वह एक घाटी बनाती है और घाटी की जो मृदा होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, वहां पर खेती अच्छी होती है। तो स्वात नदी के दोनों तरफ बहुत ही अच्छी खेती पाई जाती है, वहां पर बहुत अच्छी खेती होती है, वहां पर गेहूं और गन्ने की बहुत अच्छी खेती मानी जाती है। इसीलिए स्वात नदी को पाक का स्वर्ग नदी माना जाता है क्योंकि यहां पर अच्छी खेती होती है। यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्व रखती है। देखिए
देखिए ये है काबुल नगर जो कि अफगानिस्तान का है, ये नदी आती है काबुल, और ये है अटक नामक स्थान जहां पर अपना जल गिरा देती है सिंधु नदी में। ये है स्वात नदी, ये है स्वात नदी। तो यहां पर गेहूं और गन्ने और भी कई महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, पिछली क्लास में हमने सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देखा था। आज भी हमने उन 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियों के अलावा भारत व पाकिस्तान में बहने वाली कई महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में देखा है। तो चलिए दोस्तों आज हमने सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के बारे में पूरी तरह से देख लिया है। आने वाली क्लासेस में हम लोग इसी अपवाह तंत्र को आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, धन्यवाद।